हेलो एवरीवन, आज हम लोग वसंत भाग 2 पाठ 8 में दी हुई कविता शाम एक किसान पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने 5 रूपकों का प्रयोग किया है और उन 5 रूपकों के माध्यम से उन्होंने एक किसान के रूप में जाड़े की ठिठुरती कड़कड़ाती शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। वे 5 रूपक हैं। पर्वत या पहाड़। पहाड़ को उन्होंने एक किसान के रूप में चित्रित किया है। किसान जो सर पे पगड़ी बांधता है, साफा बांधता है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने आकाश को किसान के साफे के रूप में चित्रित किया है। और पहाड़ के नीचे से जो नदी बह रही है, उस नदी को उन्होंने किसान के पैरों पर पड़ी हुई चादर के रूप में चित्रित किया है। वहाँ जंगल में जो पलाश के लाल लाल फूल खिले हुए हैं, उन फूलों को सक्सेना जी ने अंगीठी के रूप में चित्रित किया है। वह अंगीठी जिसे हम लोग जाड़े के दिनों में जला करके अपने हाथ पैर सेकते हैं। और अंत में उन्होंने जब शाम को अंधेरा शुरू होता है, उस अंधेरे को उन्होंने भेड़ों के झुंड के रूप में चित्रित किया है। और यही 5 रूपक हैं जिनके माध्यम से कवि ने एक किसान के रूप में जाड़े के ठिठुरती कड़कड़ाती शाम के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कैसे? इस बात को जानने के लिए आइए हम लोग पढ़ते हैं शाम एक किसान कविता। तो सबसे पहले संदर्भ, और संदर्भ में क्या? वही 4 नाम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के शाम एक किसान शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी किसान के रूप में जाड़े की ठिठुरती कड़कड़ाती शाम के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किए हैं। और अब व्याख्या। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़। इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो पहाड़ है उसे किसान के रूप में चित्रित किए हैं। जो आकाश है उसे किसान के सर पे बंधे हुए साफे के रूप में चित्रित किए हैं। और जो सूरज है, उस सूरज को किसान के चीलम के रूप में, चीलम जो कि गांव के लोग नशे के तौर पे पीते हैं, तो सूर्य को उन्होंने उस चीलम के रूप में प्रयोग किया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं आकाश का साफा बांधकर सूरज के चीलम खींचता बैठा है पहाड़। यह जो पहाड़ रूपी किसान है, यह आकाश को साफे की तरह अपने सर पर बांधकर और सूरज को चीलम की तरह बैठ करके पी रहा है। आगे घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। वह जो पहाड़ रूपी किसान है, उसने अपने पैरों पर नदी को चादर की भांति डाल रखा है। अर्थात पहाड़ के नीचे से जो नदी बह रही है, उस नदी को कवि ने किसान के पैरों पर पड़ी हुई चादर के रूप में चित्रित किया है। क्योंकि ठंड का मौसम है, तो किसान अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने पैरों पर नदी को चादर की भांति डाल रखा है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। जहाँ पर किसान बैठा हुआ है, उसी के सामने जंगल में पलाश के लाल लाल फूल खिले हुए हैं। और उन फूलों को कवि ने अंगीठी के रूप में चित्रित किया है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि वह जो किसान आकाश का साफा बांधकर बैठ करके वो सूरज को चिलम की तरह पी रहा है, अपने पैरों पर नदी को चादर की तरह डाला हुआ है, और वह अपने पास ही जो पलाश के फूलों के रूप में अंगीठी रखी हुई है, उस अंगीठी से अपने हाथ पांव को सेक करके अपने ठिठुरन को, अपनी ठंड को भगा रहा है। पलाश के फूल कैसे होते हैं बेटा? लाल लाल होते हैं। और जो हम अंगीठी जलाते हैं उसकी आग भी लाल लाल होती है। तो कवि ने उन पलाश के फूलों को ही अंगीठी के रूप में चित्रित किया है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब
धीरे धीरे शाम होने लगी है और सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो जब सूर्य पश्चिम दिशा में आ गया है तो पूर्व दिशा से धीरे धीरे अंधेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यह जो अंधेरा बढ़ रहा है उस अंधेरे को कवि ने भेड़ों के झुंड के रूप में चित्रित किया है। तो कवि क्या कह रहे हैं, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। जो पूर्व दिशा से अंधकार फैल रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है, वह अंधेरा ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों की झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और दूसरा पैराग्राफ, संदर्भ पूर्ववत। प्रसन्न अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। चिल्लम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो यहाँ पर कवि ने इसके पहले जो कुछ भी हो रहा था वो क्या हो रहा था, बिल्कुल शांति से हो रहा था, पूरा वातावरण शांत था। अब क्या हुआ, वातावरण में थोड़ा चेंज आ गया है, कहीं से कुछ आवाज आ गई है। वह आवाज क्या आई है, एक मोर की। तो प्रसंग क्या होगा कि यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अचानक मोर के बोलने से जो वातावरण में बदलाव आता है उस बदलाव का चित्रण किया है। और व्याख्या, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। अब जो किसान था वो शांति से बैठ करके नदी को चादर की तरह ओढ़ करके पलाश के फूलों को अंगीठी की तरह ताप रहा था और सूरज को क्या कर रहा था, चीलम की तरह पी रहा था। धीरे धीरे अंधेरा आगे बढ़ रहा था, पूरा वातावरण शांत था। तभी अचानक मोर ने आवाज दिया और उसकी आवाज कैसे लगी, जैसे उसने किसान को आवाज दिया हो और कहा हो, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब जब मोर अचानक बोला, सुनते हो, तो उसके उस अचानक आवाज को सुन करके किसान जो हाथ में चिलम लिया हुआ था वह चिलम हड़बड़ाहट में उसके हाथ से औंधी गिर गई। औंधी का मतलब उल्टा। और जब चिलम उल्टा गिरा तो उससे धुआं निकलने लगा और धुआं निकलने लगा तो क्या हुआ, पूरे वातावरण में वह धुआं। और जाड़े की शाम है तो जब जाड़े की शाम में अंधेरा होने शुरू हो गया है तो कोहरा भी पड़ने लगा है। तो वह कोहरा और वह जो किसान के हाथ से औंधे मुँह चिलम गिरी है उसका धुआं दोनों मिलाकर के पूरे वातावरण में अंधेरा छा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब क्या हुआ है, जाड़े की जो शाम थी वह धीरे धीरे रात में परिवर्तित हो गई है, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। बेटा आप लोग भी कई बार देखे होंगे कि हम लोग किसी काम को बहुत ही सीरियस होकर के करते हैं और अचानक यदि हमें किसी ने आवाज़ दे दी, जैसे आप लोग कोई काम कर रहे हो और अचानक आपकी मम्मी या आपके घर के कोई भी मेंबर आपको आवाज़ दे दिए तो हमारे हाथ से क्या होता है, चीज़ें छूट जाती है हड़बड़ाहट में। तो वही चीज़ किसान के साथ भी हुआ कि किसान जो चिलम पी रहा था वह चिलम मोर के अचानक दिए गए आवाज़ के कारण छूट गया और छूटा तो वो औंधे मुँह गिर गया, उल्टा गिर गया। और उस चिलम में क्या था, आग था। तो उस आग की वजह से वहाँ पर धुआं निकलने लगा और वह धुआं और जो शाम हो रही है तो वातावरण में विद्यमान कोहरा दोनों मिलकर चारों तरफ फैल गया, अर्थात अब जो शाम थी वह रात में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर बेटा हमारी यह कविता पूरी हुई। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।